जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे भारत की संवैधानिक इतिहास। ये जो टॉपिक है ये भारत के इतिहास में भी इसको पढ़ा जाता है और भारत की पॉलिटी मतलब इंडियन इकोनॉमी में भी ये पढ़ा जाता है और दोनों लगभग सेम रहता है। तो इसलिए आप इसको हिस्ट्री का भी पार्ट मान सकते हैं और पॉलिटी का भी पार्ट मान सकते हैं। चाहे पार्ट किसी का भी हो, हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि इससे क्वेश्चन पूछता है, तो हमें इसलिए इसको अच्छा से देखना है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी प्रकार का जेपीएससी, सीडीपीओ या जेटेट से संबंधित क्लास करना चाहते हैं तो ज़रूर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। तो क्या प्रावधान था उसको हम लोग को देखना है। कब पूना समझौता, तो पूना समझौता कब हुआ? 1932। एक क्वेश्चन इसी में आ जाएगा। किन किन के बीच हुई? तो भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी। तो ऑप्शन देखिए कि भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाई जाने की, तो डोमिनियन स्थिति के यहाँ कुछ उल्लेख नहीं होगा, ये नहीं होगा। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का ये भी नहीं है। निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र या फिर निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। अगर ये पूरा कहानी को देखा जाए तो भीमराव अम्बेडकर के कहने पर गोलमेज सम्मेलन के बाद सांप्रदायिक पंचायत का निर्माण होता है, जिसके तहत निम्न वर्ग के लोगों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया गया। ये प्रावधान किया गया, तो ये प्रावधान किया गया, लेकिन इस प्रावधान का विरोध किए हमारे गांधी जी ने। और गांधी जी उस टाइम यरवदा जेल में थे। कौन सा जेल में थे? यरवदा जेल में थे, पूना के। तो चूंकि गांधी जी इसका विरोध कर रहे थे और भीमराव अंबेडकर इसको लागू करना चाह रहे थे, तो इसी के बीच फिर ये समझौता होता है और अंततः पृथक निर्वाचन प्रणाली जो था उसको हटाकर एक आरक्षण रिजर्वेशन कर दिया गया। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। घटना क्या थी वो सी वाला है ऑप्शन, लेकिन मतलब हस्ताक्षरित होने के बाद क्या हुआ ये आंसर डी है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया। आगे चलते हैं। फिर सूची दी गई है, उसको मिलान करना है कि कौन सा टाइम पे क्या हुआ था। जैसे सूरत विभाजन, तो सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907 में। ये क्या हो रहा है? 1907। तो 1907 देखिए कहाँ पे है। डायरेक्ट हम लोग को आंसर खोजना है कि इसका आंसर कहाँ पे है, ना कि आंसर को देखना है। तो सूरत विभाजन 1907, तो 1907 मतलब 4 होगा और ए का 4, तो ए का 4 या तो ए में होगा या बी में होगा। सी में 2 है और डी में 1 है, तो ये दोनों नहीं होगा। मतलब 50-50 का गेम अब हम लोग खेलेंगे। तो ए में है, बी में 3 है, तो यहाँ कुछ नहीं डिसाइड होगा। डिसाइड यहाँ पर होगा सी और डी में कि क्या होना चाहिए। तो सी में देखिए, वैसे बी का 3 देख लीजिए क्या है? सांप्रदायिक अधिनियम। बी का 3 क्या है? 1932। तो ये समझ में आ गया। ये नहीं भी पढ़ते तो भी आते, क्योंकि 2 ही आंसर होगा, ए या बी। सी में देखिए सर्वदलीय सम्मेलन और डी में है पूर्ण स्वराज की संकल्पना। अगर मान के चले सर्वदलीय सम्मेलन पता नहीं चल रहा है, फिर भी हम लोग का पूर्ण स्वराज की संकल्पना ये तो समझ में आएगा, जो 1929 में जो किया गया था। कहाँ से? कौन से नदी किनारे? रावी नदी के किनारे। लाहौर अधिवेशन। कौन से अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में 1929। तो इसका आंसर मतलब डी का 1 होगा। तो डी का 1 ये है, तो एक्चुअली इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर हो जाएगा। तो किस टाइप से हम लोग को क्वेश्चन को टैकल करना है और उसके साथ एक क्वेश्चन में कितने 4 से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं उसको भी देखना है। महज 23 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे तो कम मोर देन 50 क्वेश्चन से यहाँ से अराइज हो जाएगा। जैसे लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की संकल्पना ली गई, कौन सी नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे। तो ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट है। सांप्रदायिक अधिनियम ये गोलमेज सम्मेलन के बाद आया। सूरत विभाजन कब होता है? जब कांग्रेस का पहली बार विभाजन होता है, गर्म दल और नर्म दल के
टाइम, मतलब बंगाल विभाजन के विरोध के। तो इसी को कहा जाता है कि एक विभाजन को रोकते हुए दूसरा विभाजन हो जाता है कांग्रेस का, ये यही है। आगे चलते हैं, फिर थोड़ा कोई टाइम अगर लगेगा तो उसको एडजस्ट कर लीजिएगा, 2-4-5 मिनट अगर ज़्यादा लगेगा तो अपना स्पीड बढ़ा के आप उसको देख सकते हैं, लेकिन पूरा जरूर देखिएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई? अध्यादेश का मतलब है कि जब सदन में सत्र नहीं चलता है तो उस टाइम गवर्नर अपने आदेश से कुछ नियम कानून बना सकती है, तो उसको अध्यादेश कहते हैं। तो ये हम लोग का 1861 का जो अधिनियम है, 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को आदेश देने की शक्ति दी गई है, 1861। बाकी को भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। 1833 एक्चुअली आंसर बी हो जाएगा, बाकी को हम लोग थोड़ा डिस्कशन करते हैं। 1833 के एक चार्टर एक्ट के तहत पूरी तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार था भारत में, उसको समाप्त कर दिया गया। तो एकाधिकार समाप्त हो जाता है 1833 के एक्ट के तहत। इसमें चीन के साथ जो चाय का थोड़ा बहुत था वो भी बंद कर देता है। 1892 की बात किया जाए तो 1892 में जो 1892 के अधिनियम के तहत यहाँ पे पहली बार भारतीयों को बजट सेशन में बहस करने के लिए दिया गया, मतलब अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार हम लोग को 1892 के एक्ट के तहत दिया गया। और 1909 एक्ट को मार्ले मिंटो एक्ट कहा गया, और इसी एक्ट के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली से युक्त किया गया। तो एक्चुअली इसका गवर्नर जनरल का अध्यादेश कौन से एक्ट में है? 1861, और बाकी हम लोग उसका देख लिए एक्स्ट्रा इनपुट। आगे चलते, फिर से हम लोग मिलान करना है, और मिलान ने तो एक्सपर्ट है ही हम लोग। चलते हैं, थोड़ा अच्छा से मिलाइए, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन में। देखिए एकदम, देखिए यहाँ अगस्त घोषणा है, अगस्त प्रस्ताव है और अगस्त संकल्प, तीनों अगस्त महीने का ही है, और इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सी अगस्त घोषणा है, या कौन सा अगस्त प्रस्ताव है, या कौन सी अगस्त संकल्प है, तो इसको अच्छा से देखना है। 3 है। चौथा है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस सूची। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ये हम लोग का 16 अक्टूबर शुरू होता है, इसका 16 अक्टूबर में। और ये कब होता है? ये क्या नाम, मोहम्मद अली जिन्ना करते हैं। तो डी का 3 कन्फर्म है, और डी का 3 इसी में है। तो बाकी अगर ये सब हम लोग अभी ए का 2, बी का 1, सी का 4 नहीं भी देखेंगे तो अभी हम लोग को डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, क्योंकि डी में 3 एक ही में है। अब इसको देख लेते हैं एक बार, इसका कहानी क्या है देखते हैं। अगस्त घोषणा, अगस्त घोषणा जो है, अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव और अगस्त संकल्प ना, तो इसमें से पहले हम लोग को गांधी जी वाला देखते हैं, सी का 4। तो सी क्या अगस्त संकल्प है। इसके तहत गांधी जी ने जो संकल्पना लिए थे भारत छोड़ो आंदोलन की, करो या मरो, ये इसी क्या है, करो या मरो, ये संकल्पना है, तो ये गांधी जी का है। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव है लॉर्ड लिन लिथगो का, लॉर्ड लिन लिथगो का है अगस्त प्रस्ताव, जिसके तहत पहली बार, अगस्त प्रस्ताव के तहत पहली बार अंग्रेज ने संविधान सभा का जिक्र किए हैं। ये इम्पोर्टेंट है, अगस्त प्रस्ताव में पहली बार अंग्रेजों ने संविधान सभा का जिक्र किए हैं। और अगस्त घोषणा जो होता है ये लॉर्ड मॉन्टेग्यू, मतलब मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड जो 1919 के एक्ट आ रहे हैं, तो उस टाइम बोला गया कि अब भारत को क्रमिक रूप से सुधार किया जाएगा, सभ्य बनाया जाएगा, ये अगस्त घोषणा है। तो मतलब एक का 2 लॉर्ड मॉन्टेग्यू। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं फिर। रेगुलेटिंग एक्ट सीधा क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कोई सोचना ही नहीं है। कब आए रेगुलेटिंग एक्ट? 1773। ये भले इसका डायरेक्ट हम लोग को आंसर मिल रहा है, लेकिन इसमें कुछ कहानी है, उसको भी समझना जरूरी है। इस एक्ट के तहत पहली बार बंगाल के गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया।
इस एक्ट के तहत पहली बार 1774 में सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है। इस एक्ट के तहत यूरोपीय कंपनियों के व्यापारी लोग या यूरोपीय कंपनियों के जो कर्मचारी लोग थे वो लोग को जो गिफ्ट लेना था वो मनाही करना था। ये सब इसी एक्ट के तहत आता है, 1773 एक्ट के। 1773 के एक्ट को कंपनी ने पहली बार मतलब इसमें प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी है इसी के तहत। और इसी एक्ट के तहत भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव भी डाली गई। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट होता है 1773 के एक्ट। इसमें और एक चीज़ है 1765, हाँ 1765 में इलाहाबाद संधि होता है और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट। तो इस बीच में जो शासन व्यवस्था चलता है उसको द्वैत शासन प्रणाली कहा गया। मतलब बक्सर के युद्ध के बाद और रेगुलेटिंग एक्ट के पहले का जो समय है उसको द्वैत शासन प्रणाली कहा गया। आगे चलते हैं फिर। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने की शक्ति मिली? ये हम लोग का 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो भारत के गवर्नर जनरल थे उसको ऐसी करने की मतलब मान्यता दी गई है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट समझ में आ गया आप लोग को, अभी जस्ट पर चर्चा किए। पिट्स इंडिया एक्ट, इस टाइम विलियम पिट पीएम थे, कहाँ के? इंग्लैंड के। और इसी के नाम पर कौन सा है? पिट इंडिया एक्ट इसके नाम पर लाया गया। 1813 के एक्ट के तहत पहली बार कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन के साथ चाय की व्यापार अभी भी मौजूद था 1813 में। 1813 में ही पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया खर्च किए जाने की बात कही गई है 1813 के एक्ट में ही। ठीक है, आगे चलते हैं। तो गवर्नर जनरल की जो समिति होता है, जैसे 4 सदस्य समिति है, उसके निर्णय को भी अस्वीकार करने का अधिकार कौन से एक्ट में है? 1786 के एक्ट में। 1786 में और एक देख सकते हैं, इसमें सेनापति का पावर भी मिल गया था। किसको? गवर्नर जनरल को, इसी एक्ट के तहत। आगे चलते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया, मतलब किंग ऑफ इंडिया या केसर हिंद जो है, किसको कहा गया? विक्टोरिया महारानी को। और कब कहा गया? जब कंपनी के शासन से ताज की शासन में सौंपा जाता है। और ताज की शासन कौन सी में आया है? 1856 में, आफ्टर 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद ही न कंपनी की जो शासन व्यवस्था भारत में चल रही थी वो ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत चला जाता है। और जब ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत चला जाएगा तो ब्रिटिश सरकार की जो हेड है कौन है? वहाँ की महारानी है। तो इसलिए इनडायरेक्टली क्या होगा? भारत की भी महारानी होगा। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट को समझना है, हम लोग को डेट को याद नहीं रखना है। कॉन्सेप्ट समझेंगे तो डेट अपने आप याद रहेगा। आगे चलते फिर। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? मार्ले मिंटो जैसे कि 1919 में आया था, 1909 में। और ये मुस्लिम लोगों को पृथक निर्वाचन प्रणाली दिया गया। तो ये क्या होगा? पृथक निर्वाचन प्रणाली से होगा। पृथक निर्वाचन प्रणाली का मतलब है कि अगर ये मान के चलिए एक क्षेत्र है, इसमें जितना पॉपुलेशन है, मान के चलिए यहाँ पे 5000 पॉपुलेशन है, मुस्लिम पॉपुलेशन है, ठीक। और टोटल 10,000 पॉपुलेशन है जिसमें मुस्लिम और बाकी जनसंख्याएं भी है। लेकिन यहाँ अगर पृथक निर्वाचन प्रणाली दिया जाता है तो यहाँ सिर्फ 5,000 जो मुस्लिम व्यक्ति है उसी में से एक व्यक्ति खड़े होंगे और उसी मुस्लिम लोग ही उसको वोट करेंगे। बाकी जो 5,000 एक्स्ट्रा व्यक्ति वो उनको वोट नहीं करेंगे जो गैर मुसलमान हैं। तो यही है कि मतलब पृथक निर्वाचन प्रणाली के तहत जिस कम्युनिटी को चुना जाएगा उसी कम्युनिटी के लोग ही वोट दे पाएंगे। ये होता है पृथक निर्वाचन प्रणाली। और ये आया है 1909 में। आगे चलते फिर। हौसलों की उड़ान और द यूनिट ऑफ नागपुर फाउंडेशन, हम लोग का नागपुर फाउंडेशन यूट्यूब चैनल है, उसमें आप लोग कहीं पे भी किसी भी तरीके से अगर डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। मार्ले मिंटो सुधार बिल अभी जस्ट चर्चा की 1909 में, तो ये हो जाएगा 1909।
1911 में और 1920 में कुछ खास है क्या? 1920 में हम लोग का असहयोग आंदोलन शुरू हुआ है 1920 में, और 1911 में राजधानी परिवर्तन होता है 1911 में। 1905 में हम लोग का बंगाल का विभाजन होना शुरुआत हो जाता है, बंगाल का विभाजन। तो ये सब भी डेट याद रखना होगा, ये सब कहानी जैसे याद रखना होगा। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल, अभी जस्ट चर्चा किए मार्ले मिंटो सुधार एक्ट, और क्या क्या अलग है वो भी समझ में आ गया। क्रिप्स मिशन 1942 में आता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में, इसको भारत शासन अधिनियम 1919 कहा गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट के तहत प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया 1919 के एक्ट के तहत। आगे चर्चा करेंगे कि प्रांतों में द्वैत शासन का मतलब क्या है, क्वेश्चन आएगा, टेंशन नहीं लेना है। 1919 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? देखिए 19 कुछ भी तरीके से 1909 के बारे में बात करें, मतलब पृथक निर्वाचन प्रणाली है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व ही हो रहा है ना, कि एक संप्रदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाना, उन्हीं संप्रदाय के लोगों को चुनना। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी। देखिए एग्जाम में जरूरी नहीं कि आप जो पढ़ के जा रहे हैं वही आए, वहाँ आपका सेंस लगाना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि हर एक चीज़ को हम लोग पढ़ के नहीं जा पाएंगे, कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड मतलब 1919 के एक्ट, और 1919 को एक्ट में है कि प्रांतों में द्वैत शासन, तो प्रांतों में दोहरा शासन ये हो जाएगा। प्रांतों में दोहरा शासन का मतलब ये है कि जो विषय है, मतलब जो डिपार्टमेंट अभी का मान के चलिए डिपार्टमेंट है, जैसे अभी कौन सा माइनिंग डिपार्टमेंट है जो हेमंत सोरेन के अंतर्गत आता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, हम मिनिस्टर से संबंधित, तो अभी तो हम लोग के हेमंत सोरेन के पास ही है। तो ये सब जितना भी डिपार्टमेंट है इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक आरक्षित और एक हस्तांतरित। तो आरक्षित विषय में इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट रहता है, जो गवर्नर के प्रति ये लोग जिम्मेवार होते हैं, और हस्तांतरित में जैसे कि कल्याणकारी, जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये सब हस्तांतरित में आता है, और इसमें इंडियन लोग रहते हैं। तो इस तरीके से डिपार्टमेंट को अलग अलग किया गया था प्रांतों के स्तर पर, कौन से 1919 के एक्ट के तहत। इसी को कहा जाता है प्रांतों में द्वैत शासन। ये लास्ट जेपीएससी में भी पूछा था। 13वां प्रश्न है कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो कोई एक सदस्य नहीं था। तो देखिए पैथिक लॉरेंस ये भारत सचिव था, इसको एक बार देखते चलिएगा, भारत सचिव था, तो ये थे। एवी अलेक्जेंडर जो थे ये हम लोग का नौसेना प्रमुख थे, नौसेना प्रमुख। स्टेफर्ड क्रिप्स हम लोग का व्यापार बोर्ड से संबंधित। लॉर्ड एमरी हम लोग का कैबिनेट मिशन में नहीं था, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। समझ में आ गया? आगे चलते हैं, इससे संबंधित और भी क्वेश्चन बन रहा है, उसमें से बाकी जो कुछ है उसको देखेंगे। तो कैबिनेट मिशन ही एकमात्र ऐसा मिशन था जिसने सीधे डायरेक्ट कह दिया था कि पाकिस्तान का निर्माण नहीं हो सकता है, और इसी कैबिनेट मिशन के डायरेक्ट बोलने के बाद ही फिर जिन्ना ने बोल दिया प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। इसी मिशन के प्रतिक्रिया में आया था प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। तो इन्होंने पाकिस्तान की मांग को सीधे सीधे खारिज कर दिया था कैबिनेट मिशन में। तो इसलिए इसमें बोल रहे कौन सा सही नहीं है, तो देखिए कौन सा सही नहीं, पाकिस्तान की स्वीकृति सही, ये तो सही नहीं है ना, क्योंकि उसने डायरेक्ट मना कर दिया था। आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो इसलिए कॉन्सेप्ट को समझना है, बाकी अपने आप ठीक चला गए। आगे चलते फिर 15वां प्रश्न है कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? भारतीय नेताओं के परामर्श के बने कानून द्वारा, जो परामर्श हुआ इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, उपयुक्त में से कोई नहीं, या 1935 के भारत सरकार अधिनियम। तो एक्चुअली जब भारत स्वतंत्र होते हैं कब? 15 अगस्त में 1947। तो उस टाइम चूंकि भारत का अपना संविधान बना नहीं था, लेकिन 1935 का जो कानून था, जो नियम था, उसी के तहत आगे चलाया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
1935 की भारत शासन अधिनियम। आप लोग ये जानते होंगे कि जो हमारा संविधान है बनाया गया उसका 60% जो है हमारे भारत शासन अधिनियम से ही लिया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिया गया है 60% जो हमारा संविधान है। आगे चलते हैं फिर। भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो देखिए ये जो 1947 में जो सत्ता सौंपने की जो योजना आई थी, देखिए पहले कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन से काम नहीं चला तो अंततः किसको लाएगा? माउंटबेटन योजना लाया गया। इसको 3 जून की योजना भी कहा जाता है। माउंटबेटन योजना 3 जून की योजना भारत पाकिस्तान विभाजन योजना भी कहा जाता है। तो इसी को कहा जाता है माउंटबेटन क्या है? इसको वायसराय बना के भेजा गया था। डुरुंड योजना जो है ये अफगानिस्तान वाला है। भारत और अफगानिस्तान मतलब जो पीओके और भारत के बीच जो डुरुंड रेखा है, यहाँ पे जो भारत और अफगानिस्तान के पास जो डुरुंड रेखा है उसी ने किया है, उसी की सिफारिश पर ये बना है। मिनटों मान लेते ये 1909 की है और बेबेल योजना 1942 के आसपास होगा। 1900 अच्छा इसके बाद देख लेंगे, ठीक है ना, बेबेल योजना कब आया है। तो ये सब जो है एक्चुअली इसका आंसर क्या होगा? जो सत्ता सौंपने का अधिकार क्या कहा गया उसको? माउंटबेटन योजना। बेबेल योजना 1945 सॉरी कितना 1940 बेबेल योजना लाई गई है। वेबेल योजना के टाइम इस टाइम वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेबेल ही थे और इसमें शिमला में समझौता होने की बात कही गई थी, लेकिन इसका विरोध किया था हमारे मुस्लिम लीगों ने। आगे चलते हैं फिर। कौन सा सही सुमेलन नहीं है? देखते हैं कौन सा सही नहीं है। मान ले मिनटू इतना बार हम लोग अभी चर्चा कर लिए हैं कि आप लोग को याद रह गया होगा। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के बारे में होगा और ये भी मुस्लिम लीगों को पृथक निर्वाचन की बात किया जा रहा है। भारत शासन अधिनियम एक स्वशासन का ही एक पार्ट था, इसी के तहत हम लोग फिर भारत स्वतंत्र हुआ था उसके बाद चलाए। कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन, ये सही है क्योंकि इसी के तर्ज पे संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पेंथिक लॉरेंस, ये 3 इनके सदस्य थे। साइमन कमीशन के टाइम भारत विभाजन नहीं हुआ। भारत विभाजन किसके टाइम हुआ? माउंटबेटन योजना के तहत। तो अगर हम लोग सब कुछ अच्छा से अगर एमसीक्यू का डिस्कशन भी देख लें तो आप लोग को बहुत हद तक मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। 8वां नंबर क्या है? भारत शासन अधिनियम 1919। चलिए मिलाते हैं, मिलान करने का है। 1919 मतलब क्या है? प्रांतों में द्वैत शासन ना। तो प्रांतों में द्वैत शासन किस में है? 3। तो 1 का 3, तो 1 का 3 से बी में है, तो मतलब बी ही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी एक बार देख लेते हैं। अभी कोई भी आप नहीं भी देखी तो भी आप चलेगा, टाइम कम रहेगा तो जहाँ एलिमिनेट हो रहा है उसको करके निकल जाना है। तो दूसरा में देखिए बी क्या 1, बी में क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता, हाँ ये जेपीएससी में पूछा था। प्रांतीय स्वायत्तता की बात किया जाएगा तो 1935 के एक्ट में, और प्रांतों में द्वैत शासन होगा तो 1919 में, और प्रांतों में द्वैत शासन और केंद्रों में द्वैत शासन और प्रांतों में स्वायत्त शासन ये 1935 में ही आएगा। और ब्रिटिश शासन शक्ति में आता है कब? 1858 के तहत, आफ्टर सिपाही विद्रोह के बाद। सांप्रदायिक निर्वाचन हम लोग का 1932 के आसपास होगा। भारत, एक मिनट, सांप्रदायिक पंचायत 4 ना, डी के 4, डी में देखिए तो भारत शासन अधिनियम ना 1861 सांप्रदायिक पंचायत हो जाएगा। और सती प्रथा का अंत, ये सती प्रथा का अंत 2, 1 मिनट, अच्छा सॉरी बी क्या 1 हम लोग तो इसको मान रहे हैं ना, ये इसको सही हो रहा है ना। तो बी क्या 1 मतलब क्या हो रहा है? बी में क्या है?
बी में हम लोग क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1935, तो इसका 1 मतलब प्रांतीय स्वायत्तता, ठीक है। सी का 4, सी में क्या है, मार्ले मिंटो, और मार्ले मिंटो में सांप्रदायिक निर्वाचन, ठीक है। डी का 2, भारत परिषद अधिनियम 1861 में सती प्रथा का अंत। अच्छा, इसको थोड़ा सती प्रथा का एक्चुअली अंत तो 1829 को हुआ है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्यों फ्रेमिंग हुआ है पूरा पता नहीं चल रहा है, तो लेकिन इसके आंसर हम लोग को बी ही मानना होगा, ठीक ना। लेकिन एक्चुअली सती प्रथा का अंत कब हुआ, 1829 में, राजा राम मोहन राय के ये सिफारिश, मतलब उनके क्या बोलेंगे, उसके योगदान पर। 19वां प्रश्न है कि अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना, अखिल भारतीय ऑलमोस्ट हम लोग का 1935 में ही आया, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, अखिल भारतीय महासंघ होगा। अखिल भारतीय बैंक की बात करेंगे, अखिल भारतीय बैंक, ये भी किसके तहत आता है, 1935 के एक्ट के तहत। अगस्त प्रस्ताव किसके टाइम आया, लॉर्ड लिनलिथगो, हम लोग अभी पढ़ रहे थे, लिनलिथगो के टाइम भारत प्रस्ताव, सॉरी अगस्त प्रस्ताव, इसी में पहली बार संविधान सभा का उल्लेख करता है, अगस्त प्रस्ताव में ही। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, और इसमें प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया है 1919 में। कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में है, जिसमें पूरी तरीके से पाकिस्तान को विभाजन को नकार दिए थे। तो इस टाइप से इसको हम लोग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देख लिए, लेकिन एक्चुअली इसका आंसर क्या होगा, अखिल भारतीय महासंघ का ये भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे चलते हैं। निम्न में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित की, केंद्रों में द्वैत शासन प्रणाली, केंद्रों में द्वैत शासन प्रणाली और प्रांतों को स्वायत्तता, प्रांतों को स्वायत्तता, ये दोनों किसका है, 1935 के एक्ट का तहत है। 1909 मार्ले मिंटो वाला है, समझ में आ गया। 1989, 1991। आगे देखते हैं फिर, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम, संघीय हो, अखिल भारतीय बैंकिंग हो, अखिल भारतीय महासंघिक हो, सब किसका है, 1935 का ही होगा। तो मतलब जितना भी संघीय टाइप का है किस में आएगा, 1935 में आएगा। 1909 मार्ले मिंटो, जिसमें पृथक निर्वाचन प्रणाली लाया गया, सांप्रदायिक इसी में है, सांप्रदायिक प्राधिकार। 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया है। 1919 के एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट कहा गया। ये अगस्त घोषणा के बाद आता है ये, तो ये सब देखना है। आगे चलते फिर, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं प्रांतीय स्वायत्तता थी, बार बार हम लोग इसको देख लिए, 1935 वाला होगा। 1858 के तहत क्या है कि जो कंपनी का अधिकार था वो कहाँ पे, ब्रिटिश गवर्नमेंट पर चला जाता है भारत में, ये 1858 के तहत होता है। आगे चलते हैं फिर, आंसर 1935 होगा। भारत में सचिव का पद, देखिए सचिव का पद, जब भारत में सचिव का पद तभी आया जब ब्रिटिश ताज के अधिकार में चला गया भारत। और ये जो सचिव का पद था एक्चुअली यहाँ का जो मंत्रिमंडल थे कहाँ का, ब्रिटिश में, तो उसी के एक मंत्री को सचिव बनाया जाता था। और ये कब आएगा, मतलब जब सचिव के पास, मतलब जब ब्रिटिश सरकार के पास जाएगा, और ब्रिटिश सरकार पर कब अधिकार चला गया, सिपाही विद्रोह के बाद। सिपाही विद्रोह कब होता है, 1857 में, तो इसलिए इसका आंसर को यहाँ होगा 1858। कहानी को समझने बाकी अपने आप सब सही रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा, या जैसा भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके परीक्षा में ये महत्वपूर्ण योगदान निभाने की संभावना है तो अपने फ्रेंड सर्कल को भी ज़रूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।